मंगोलिया का सीन दिखाया जाता है। नामसून वहाँ पे आती है और अपने मंगोलियन पेरेंट्स को अपना जीता हुआ चीज़ दिखाती है, कहती है कि मैंने ये जीता है। तो ये देखकर उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारी बेटी सबसे बहादुर है। तो ये सुनकर नामसून पूछती है कि मैं इतनी बहादुर कैसे हूँ, मैं इतनी स्ट्रांग कैसे हूँ। तो वो कहते हैं कि ये तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि जब तुम हमें मिली थी तब तुम 5 साल की थी। और हमें ये सीन भी दिखाया जाता है कि किस तरह से नामसून उन्हें मिली थी। एक घोड़े में वो बैठी हुई थी और वो रोते रोते हमें मिली थी और फिर उन्होंने इसे ले लिया था। उन्होंने कहा हमारी कोई संतान नहीं है, ये भगवान का तोहफा है हमारे लिए, और वो उसे ले लेते हैं। और वो जिस घोड़े में आई रहती है तभी वो अपने पापा को बुला रही होती है कि पापा पापा कर रही होती है, इसलिए उनको लगता है कि उस घोड़े का नाम ही पापा है, इसलिए वो उस घोड़े का नाम भी पापा ही रख देते हैं। और फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, उसमें नामसून को वो एक बॉक्स देते हैं और कहते हैं जब तुम हमें मिली थी तो ये सारे सामान तुम्हारे साथ थे। फिर जब नामसून उसे ओपन करके देखती है तो उसमें उसके कुछ कपड़े होते हैं जो वो पहनी हुई होती है जब वो खो गई होती है। तो उसमें वो देखती है तो उसमें स्टिकर में कोरिया लिखा होता है। और नेक्स्ट सीन में नामसून टीवी में कोरियंस को देख रही होती है तो उसके पापा उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम इन कोरियंस को क्यों देखती रहती हो। तो ये सुनकर नामसून कहती है कि पता नहीं क्यों पर मुझे ये अपने से लगते हैं। और फिर उसमें गाना आ रहा होता है गंगनम स्टाइल, और ये सुनकर नामसून गंगनम स्टाइल बोलती है तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती है। उसे लगता है कि कोई उसे नामसून कह के पुकार रहा होता है, इसलिए उसको लगता है कि ये उसका नाम है। और वो जाके अपनी मॉम से बोलती है कि मॉम मुझे पता चल गया कि मैं कहाँ से आई हूँ और मेरा नाम क्या है। वो बताती है कि मैं कोरिया से आई हूँ और मेरा नाम नामसून है। ये सुनकर उसकी मॉम बोलती है क्या तुम कोरिया जाओगी। तो वो कहती है कि नहीं आप परेशान नहीं होइए, मैं अभी कोरिया नहीं जाऊंगी, मैं बहुत सारे भेड़ें पालूंगी, मैं बड़ी हो जाऊंगी और मैं बहुत सारा पैसा कमा लूँगी, तब जाके मैं कोरिया जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में हमें नामसून एक घोड़े में दिखाई जाती है। उस घोड़े में चलते चलते ही वो बड़ी भी हो जाती है। फिर हमें उसके बड़े का सीन दिखाया जाता है। उसके डैड उसके पास आते हैं तो वो कहते हैं क्या तुम कोरिया जाने के लिए तैयार हो, अब तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए, तुम्हें जाके अपने मॉम डैड को ढूंढना चाहिए। तो बोलती है कि हाँ मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे आप लोगों की फ़िक्र हो रही है। तो वो बोलते हैं कि तुम हमारी फ़िक्र मत करो, हम यहाँ पे अपना गुजारा कर लेंगे, तुम वहाँ जाओ अपने मॉम डैड को ढूंढो और फिर किसी अच्छे लड़के को ढूंढ कर उससे शादी कर लेना। तो वो कहती है कि हाँ मैं उसे ढूंढ लूँगी, वो मेरे घर का ख्याल रखेगा और मैं उसका ख्याल रखूँगी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है। आपको याद होगा तो मैंने फर्स्ट पार्ट में ही आपको बताया था कि नामसून की जो रियल मॉम होती है वो एक कंपटीशन कर रही होती है जिसमें भारी चीज़ों को उठाना होता है और कुछ लड़कियों को उठाना होता है, क्योंकि ताकि उन्हें उससे पता चल जाए कि उनकी बेटी कहाँ पे है। तो वहीं पे एक सीन हो रहा होता है, कंपटीशन हो रहा होता है और उसमें कई सारी लड़कियां बहुत सारी भारी भारी चीज़ें उठा रही होती हैं। सभी यहाँ पे हार जाती हैं पर एक लड़की वो उस भारी चीज़ों को उठाए रहती है। तो ये देखकर नामसून वहाँ पे उसके पास जाती है और कहती है कि यही मेरी बेटी है। ये देखकर रिपोर्टर बोलता है गोंगजू से कि क्या यही आपकी बेटी है। तो ये देखकर गोंगजू कहता है कि नहीं, मुझे ये मेरी बेटी नहीं लग रही, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है। और नामसून की मॉम उस लड़की के पास जाके उससे पूछती हैं कि क्या हम बात कर सकते हैं। फिर हमें उन दोनों का सीन दिखाया जाता है और गिंगजू बार बार उससे पूछ रही होती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बताती है कि मेरा नाम ह्वाजा है। और वो उससे बोलती है कि तुम कहाँ से आई हो। तो वो बताती है मैं पहले मंगोलिया में रहती थी और 5 साल में मैं नाव से नामिन आ गई थी। तो गिंगजू उससे पूछती है कि तुम वहाँ पे क्या करती थी। तो वो बोली कि मैं वहाँ पे मजदूर थी, मैं सामान उठाया करती थी। ब्लड टाइप पूछते, वो अपना ब्लड टाइप बी बताती है। और ये सुनकर गोंगजू कहती है कि मेरा भी बी है और गोंगजू का ओ है, इसका मतलब ये हमारी ही बेटी है। और फिर वो अपने फैमिली के पास कॉल करके कहती है कि हमें नामसून मिल गई है, हमें साथ में डिनर करना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और हमें सीन नामसून का दिखाया जाता है। कई सारे कोरियन एक्टर और सिंगर्स की फोटो और वो कहती है कि अगर वहाँ पे जाके मेरे लिए सारे लड़के मेरे लिए लड़ने लगे तो मैं क्या करूँगी, मुझे तो लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है। तभी वो देखती है कि 2 भेड़ बाहर निकल गए हैं और वो उसे बड़े ही आराम से उठाकर उन्हें अंदर कर देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें इनके डिनर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे नामसून का डैड बोंगो होता है, नामसून का भाई नामिन होता है और नामसून की नानी ग्लिंगजू भी होती है। और ग्लिंगजू सबको बता रही होती है कि हमें नामसून मिल गई है। तो ये सुनकर उसकी नानी बोलती है
कि मैं ऐसा कैसे, तुम्हें इतना विश्वास क्यों है, क्योंकि हम इतने सालों से नामसुन के बारे में पेपर में इतना छाप रहे हैं, कोरिया के हर इंसान को पता होगा कि इसके बारे में हमने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ के बच्चों को पता है, क्या पता कोई नकली आ गया हो ऐसा बन के। तो वो कहती नहीं, मुझे विश्वास है वो गोंगसू ही है। तो ये सुनकर बोंगो कहता है कि नहीं, वो गोंगजू नहीं है, क्योंकि गोंगजू के पैर में चोट लगी हुई है, क्योंकि एक बार बचपन में वो पेड़ में चढ़ी थी और उससे गिर गई थी, तो उसे पैर में चोट लग गई थी। तो ये सुनकर गिंजू कहती है कि क्या तुम मेरी बेटी का ध्यान भी नहीं रख सकते, और फिर तुमने ये चीज़ मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें बता देता तो तुम ऐसे ही वहाँ पे भी मुझे चिल्ला रही होती, और तुम्हें अगर पैसे कमाने से फुर्सत मिले तब तो मैं तुम्हें बताऊँ, तुम किसी का भी ध्यान नहीं रखती थी, तुमने अपने बेटे का भी ध्यान नहीं रखा। नामिन को देख रही हो तुम, वो खा खा के कितना मोटा हो गया है, वो बेचारा इतना स्ट्रेस रहता है कि दिन भर सिर्फ खाता रहता है और किसी को भी दोस्त नहीं बनाता, किसी से बात नहीं करता। उनकी आंखें बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, जिसे देख किसी को भी प्यार हो जाए। और उसके इतना बोलते ही वहाँ पे थोड़ी देर के लिए साइलेंस हो जाता है, और फिर नामसुन का जो मामा होता है जिसका नाम गिंगडो होता है, वो पूछता है कि जीजा जी क्या आप अभी भी मेरी बहन से प्यार करते हैं। तो ये सुनकर ये दोनों साथ में चिल्ला के बोलते हैं कि नहीं। गिंजू की सेक्रेटरी वाजा को उसके घर लाती है और उसे उसका रूम दिखाती है, और उसके जाने के बाद वाजा वहाँ पे बहुत ही अजीब तरीके से सब कुछ देखने लगती है, और उसके फेस पे बहुत ही सस्पिशियस सी स्माइल होती है। नेक्स्ट सीन हमें नामसुन का दिखाया जाता है। नामसुन मिरर में देख के वहाँ पे सबसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की प्रैक्टिस कर रही होती है कि हेलो, मेरा नाम नामसुन है एंड ऑल दैट। फिर वो सो जाती है और वो कोरिया जाने को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है, और हमें वहीं पे नामसुन के पैर में उस चोट को भी दिखाया जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और गिंजू जाती है वाजा को देखने के लिए, जिसे वो अपनी बेटी नामसुन समझ रही होती है। वो जब जाती है तो उसे देखती है और वाजा सो रही होती है। जब वो उसके पैर में देखती है तो उसके पैर में भी एक चोट होती है। ये देखकर गिंजू को पूरी तरह से विश्वास हो जाता है कि ये नामसुन ही है, और इतना देखकर वो रोने लगती है। तो ये सुनकर वाजा उठ जाती है और कहती है कि क्या हुआ माँ, और वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। सुबह होती है और फैमिली डिनर में वाजा भी होती है, और वाजा भी बहुत ही अच्छे से खा रही होती है सबके साथ खाना, और गिंजू ये सब देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। नेक्स्ट सीन हमें नामसुन का दिखाया जाता है। नामसुन के पेरेंट्स, आज नामसुन को कोरिया जाना होता है, तो नामसुन के पेरेंट्स उसके लिए खाना बना रहे होते हैं, और जब नामसुन अंदर आती है तो नामसुन गोश्त देख के कहती है कि आज गोश्त क्यों। तो ये सुनकर उसकी मॉम बोलती हैं कि तुम्हारे पापा ने सभी भेड़ों को बेच दिया है और आज तुम जा रही हो, इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए। फिर ये सब सुनकर नामसुन बाहर आती है और देखती है कि उसका जो घोड़ा होता है वो वहीं पे पड़ा होता है। उसे जाकर वो देखती है, और तभी उसके डैड बाहर आते हैं और उसे देखकर कहते हैं शायद इसे पहले ही पता चल गया कि तुम अब हमें छोड़ के जा रहे हो, इसलिए ये भी हमें छोड़ के चला गया। और ये देखकर ये सभी रोने लगते हैं, और फिर नामसुन देखती है कि उसके गले में एक प्यारी सी बेल होती है, और फिर नामसुन उस बेल को लेकर बहुत ही तेज़ी से वहाँ से फेंकती है। तो हम देखते हैं कि ये बेल पूरा बादलों के बीच से निकल के चली जाती है। फिर हमें कोरिया का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे हमें एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है, उसका नाम हिसिक होता है। हम देखते हैं कि वो बेल आके उसके सर पे लग जाती है, और ये देख के वो बेल को लेता है और फिर उसे रख लेता है। फिर नेक्स्ट सीन हमें नामसुन का दिखाया जाता है। नामसुन आज कोरिया जा रही होती है, इसलिए उसके पेरेंट्स उसके साथ वाली चीज़ें उसे देते हैं और कुछ अपनी तरफ से भी चीज़ें उसे देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन हमें वाजा का दिखाया जाता है। गिंजू उसे पूरी तरह से मेकओवर और अच्छा सा ड्रेसअप देके उसे बाहर लाती है, और फिर उसे कहती है कि आज बेटा तुम्हें जो भी करना है तुम वो करो, पूरी तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय करो। और फिर गिंजू के जाने के बाद हमें फिर वाजा का सस्पिशियस नेचर दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन हमें गिंजू के शॉप का दिखाया जाता है। वहाँ गिंजू का सेक्रेटरी नामगिल होता है, और उससे एक लेडी आती है, उससे कुछ पैसे मांग रही होती है। तो ये देखकर वो उसे पैसे देने से मना कर देता है। तभी वहाँ पे गिंजू आ जाती है, और वो लेडी गिंजू के पास आके कहती है कि मैम आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, इसके बदले चाहे तो आप मेरा रेस्टोरेंट रख लीजिए। ये सुनकर गिंजू कहती है कि अगर तुम अपना रेस्टोरेंट मुझे दे दोगी तो तुम आगे क्या कमाओगे और क्या खाओगे, और तुम पैसे मुझे कैसे वापस करोगी। तो ये सुनकर वो लेडी कुछ भी नहीं बोलती है, और फिर गिंजू नामगिल को बोल देती है कि इसे कुछ पैसे दे दो। नेक्स्ट सीन हमें पुलिस स्टेशन का दिखाया जाता है। उन पुलिस वालों को कोई टिप मिली होती है कि कहीं पे नशीली दवाइयों का ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसलिए वो सभी उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि गिंजू उसी लेडी का पीछा कर रही होती है बाइक से, कि एक सुपर वुमन वाली एंट्री होती है। और वहीं पे देखते हैं कि हिसिक भी उसी लेडी का पीछा कर रहा होता है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक दूसरा कार वाला आके उस लेडी को कुछ देता है जो वो लेडी स्मेल कर रही होती है। तभी हिसिक आके उस लेडी को पकड़ लेता है और उसे बाहर निकलने के लिए कहता है। वहीं पे गिंजू भी आके अपनी
अपनी सुपर बाइक को लेकर उड़ा देती है और फिर हिसिक उससे देखता ही रह जाता है। और फिर आगे जाके गिंजू उस आदमी को पकड़ती है जिसने उसे वो नशीली दवाइयाँ दी होती है। वो जाके उसे पकड़ती है, उसे मार रही होती है और उसकी कार को पूरी तरह से सेक कर रही होती है। और फिर ये सब हिसिक देख लेता है और हिसिक सोचता है कि इतनी डेंजरस कौन है, क्या ये कोई सुपर वूमेन है। और नेक्स्ट सीन में हिसिक पुलिस स्टेशन में होता है और उसके सभी कलीग्स उसे प्रेज कर रहे होते हैं उसके काम के लिए, क्योंकि उसने उन गुंडों को पकड़ लिया होता है जो नशीली दवाइयाँ बेच रहे होते हैं। तभी उन्हें एक और टिप मिलती है जिसमें पता चलता है मंगोलिया फ्लाइट में कोई ड्रग्स लेके आ रहा है। फिर हमें उस प्लेन का सीन दिखाया जाता है। उसी प्लेन से नामसून भी आ रही होती है और वो अपने सीट में बैठी होती है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। और हमें एक और आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम सीओ होता है। और उसके बाद एक एयर होस्टेस आती है और कहती है कि आप परेशान नहीं होइए, आपकी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। ये सुन के वो डेंजरस स्माइल देते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे स्पीड पसंद है। नेक्स्ट सीन हमें वासा का दिखाया जाता है। वाजा नामसून की बचपन की फोटो को बहुत ही अजीब तरीके से देख रही होती है। तभी वहाँ पे गिंजू आ जाती है और गिंजू को देख के वाजा पूछती है कि क्या ये सभी फोटो मेरी है, तो वो कहती है कि हाँ। तो वो बताती है कि तभी मैं कहूँ मुझे लग रहा है कि ये मैं ही हूँ। तो उनका वाजा कहती है कि मैं बचपन में कितनी ताकतवर थी। तो गिंजू कहती है कि हमारे खानदान में सभी औरतें बहुत ज़्यादा ताकतवर होती हैं, पर जितनी भी नई पीढ़ियाँ आती हैं उसमें कुछ ज़्यादा ही और ज़्यादा शक्तियाँ होती है। इस हिसाब से तुम्हारी पीढ़ी में तुम्हें और भी ज़्यादा शक्ति है, तुम बहुत तेज़ी से दौड़ भी सकती हो। नेक्स्ट सीन हमें प्लेन का दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि प्लेन में कुछ खराबी आ गई, इस वजह से प्लेन को अच्छे से लैंड नहीं किया जा सकता। अगर ये लैंड होगा तो ये क्रैश हो जाएगा। इसलिए ये सब देख के नामसून वहाँ से प्लेन से कूद जाती है और फिर कूदने के बाद बहुत ही तेज़ी से भागकर प्लेन को पकड़ती है। प्लेन की स्पीड कम करने की कोशिश करती है और वो उसमें अपनी पूरी ताकत लगा देती है। तब उसकी पूरी ताकत लगाने के कारण गिंजू और ग्लिंजू दोनों को कुछ फील होता है। ग्लिंजू नामसून की नानी होती है और गिंजू नामसून की मॉम होती है और उन दोनों को पावर्स को यूज करने की वजह से उसे कुछ फील होता है। और यहाँ पे गिंजू को पता चल जाता है कि वाजा उसकी बेटी नहीं है। और फिर नामसून उसे जब रोक रही होती है तभी वहाँ उसके प्लेन के सामने से एक बड़ी सी बस जा रही होती है और उस बस में सीहो होता है और वो उसे नामसून को ऐसा करते हुए देख लेता है। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।